हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 की जीव विज्ञान के अंतर्गत निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, ये हेडिंग है। और स्पेशली हम एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष के बारे पर चर्चा करेंगे। निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो द्विनिषेचन आपने पिछली वीडियो पर देखा है। द्विनिषेचन के बाद भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में बदल जाता है। इन घटनाओं को ही निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। तो याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है ये कि निषेचन पश्च घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो निषेचन पश्च घटनाओं पर जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। याद रखना, बीजांड बीज में बदल जाता है और जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाया करता है। ठीक, दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं निषेचन पश्च घटनाओं के अंतर्गत। एक बीजांड जो होगा वो बीज में बदल जाएगा और जो अंडाशय होगा वो फल में बदल जाएगा। कहने का मतलब है जो ओव्यूल होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन घटनाओं को ही हम निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो स्पेशली दिया गया है एंडोस्पर्म के बारे पर कि भ्रूण पोष क्या होता है। हमने आपको पीछे बताया था कि जो भ्रूण को पोषण प्रदान करे वो भ्रूण पोष होता है। आप हरदम हेडिंग को ध्यान में रखिए और उसी से परिभाषा बना दीजिए। तो भ्रूण को जो पोषण प्रदान करे, ऐसा ऊतक जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है वो भ्रूण पोष कहलाया करता है। यह आवृत बीजी पौधों में त्रिगुणित होता है। ठीक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। यह विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। मतलब भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है। तो विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। केंद्रकीय भ्रूणपोष जिसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष जिसे सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं, और माध्यमिक या हिलोबियल भ्रूणपोष जिसे हिलोबियल एंडोस्पर्म बोला जाता है। तो ये 3 प्रकार से भ्रूणपोष का विकास होता है। दरअसल भ्रूणपोष का विकास भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। जो त्रिगुणित होता है इसका केंद्रक, वहां से इसका विकास चालू होता है। तो भ्रूणपोष केंद्रक में जब स्वतंत्र विभाजन होता है, मान लीजिए ये हम मान लें कि ये भ्रूणपोष है और इसका जो एक केंद्रक है ये भ्रूणपोष केंद्रक है। ठीक, तो इसके केंद्रक में स्वतंत्र विभाजन होगा। मतलब बिना रोक टोक के इसका केंद्रक विभाजित होता रहेगा और यहाँ पर ढेर सारे केंद्रक बन जाएंगे। किसमें? भ्रूणपोष में। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्रकों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और कोशिका भित्ति का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। याद रखना, यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक, अब ये किस में मिलता है? तो ये कैप्सेला पर मिलता है। कैप्सेला पर मिलता है। एक शब्द और आपको याद रखना पड़ेगा, पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली वर्ग के सदस्यों पर, पॉलीपिटेली वर्ग के सदस्यों पर यह मिलता है। पॉलीपिटेली वर्ग के सदस्यों पर ये मिला करता है। ये चीज याद रखना, सदस्यों पर। तो पॉलीपिटेली का सदस्य है कैप्सेला, इस पर मिलता है। एग्जाम्पल कैप्सेला याद रखना और याद रखना कि ये पॉलीपिटेली वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है। भाई यहाँ पर क्लास 2 प्रकार की, एक पॉलीपिटेली होता है और एक गैमोपिटेली होता है। पॉलीपिटेली का मतलब होता है जिसके पेटल क्या हों? स्वतंत्र हों, फ्री हों, स्वतंत्र हों। और गैमोपिटेली का मतलब होता है जिसके पेटल ज्वाइंट हों, फ्यूज्ड हों आपस में। ठीक, तो ये केंद्रकीय भ्रूणपोष आपको याद हो गया होगा, जिसमें भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित हो जाता है। ठीक, कोई कोशिका भित्ति नहीं बनती है बीच में, उसे हम केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिकीय भ्रूणपोष जिसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो देखिए, कोशिकीय भ्रूणपोष अर्थात कोशिकाएं बनेंगी अब। तो इसमें भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति निर्माण भी होता रहता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये भ्रूणपोष केंद्रक है, अब इसका बंटवारा हुआ तो ये 2 बन गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भित्ति बन जाएगी।
अब यहाँ ये और विभाजित हुआ, ये और विभाजित हुआ, और भित्ति बन जाएगी। मतलब जितने बार केंद्रक विभाजित होगा उतने बार इसमें क्या होगा, भित्ति बनती चली जाएंगी। अर्थात ढेर सारे यहाँ पर केंद्रक विभाजित तो होंगे ही, उनके विभाजन के साथ साथ भित्ति भी बनती चली जाती है। तो क्या बन जाती है, कोशिकाएं बन जाएंगी। अब वो केंद्रक है और उसके चारों तरफ भित्ति बन बन गई। तो अब ये क्या हो गई, कोशिका हो गई। तो ढेर सारी कोशिकाएं यहाँ पर हो जाती हैं। तो जब भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन हो और संगे संगे उसकी क्या हो, कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता रहे, तो ऐसे भ्रूणपोष को हम कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये विलार्सिया पर मिलता है, विलार्सिया पर यह सेलुलर एंडोस्पर्म मिला करता है। और आप शार्ट में याद रखेंगे कि गैमोपिटैली, गैमोपिटैली वर्ग के सदस्यों पर, गैमोपिटैली वर्ग के सदस्यों पर कोशिकीय भ्रूणपोष मिलता है। जैसे ऊपर वाला आपने देखा है पॉलीपिटैली वर्ग के सदस्यों पर, तो ये गैमोपिटैली वर्ग के सदस्यों पर मिलता है। ये साइंटिफिक शब्द है तो इनको याद रखना। अब नेक्स्ट है माध्यमिक या हिलोबियल भ्रूणपोष। तो ये जो माध्यमिक या हिलोबियल भ्रूणपोष होता है, यह दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था होती है। ठीक, केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था होती है। कौन सी, हिलोबियल भ्रूणपोष। कैसे, इसको देखें हम। इसमें जैसे मान लीजिए ये भ्रूणपोष केंद्रक है, अब इसका डिवीजन हुआ, तो डिवीजन होने से एक बार कोशिका भित्ति तो बन जाएगी। अब कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, अब ये भी स्वतंत्र केंद्र की विभाजन होगा, यहाँ पर ढेर सारे केंद्रक बन जाएंगे और ये भी केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित करेगा, लेकिन बीच में कोई भित्ति नहीं बनेगी। भित्ति केवल प्रथम केंद्रक विभाजन के बाद बनती है। तो देखिए यहाँ पर भित्ति भी बन गई, मतलब कोशिका भी बन गई, और उधर केंद्रक भी लगातार विभाजित हो रहे हैं, बीच में कोई कोशिका भित्ति नहीं बन रही है। तभी तो कहा गया कि दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों की बीच की अवस्था होती है। इसमें भ्रूणपोष के केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद भित्ति बन जाती है, फिर दोनों केंद्रकों में स्वतंत्र विभाजन होता रहता है। तो इसका एग्जाम्पल एरीमुरस है। एरीमुरस पर हिलोबियल एंडोस्पर्म पाया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की लाइन कि एक कच्चे नारियल का पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष है। कच्चा नारियल जो आप देखते हो कि फोड़ने पर उसके पानी निकलता है, उसको कच्चा नारियल कहते हैं। ठीक, या नारियल का पानी पिया होगा, नारियल में छेद करके उसका पानी भी पिया जाता है। तो कच्चा नारियल का पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। और इसके आसपास का जो सफ़ेद गूदा होता है, ठीक, जिसको हम गिरी या सामान्यतः हम गरी बोलते हैं, तो जो गरी है वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। आप नारियल में देखिए, नारियल को जब आप फोड़ोगे तो एक पका नारियल होता है, उसको फोड़ने से पानी नहीं निकला करता है, केवल गरी गरी भर रहती है। और एक नारियल होता है जिसको आप फोड़ो, उस पर पानी निकलता है, और पानी के साथ में जब आप उसकी बाउंड्री को देखेंगे वहाँ पर नारियल में, तो गरी पाई जाती है, जिसको गिरी या गरी बोलते हैं। ठीक, वो खाई जाती है, सफ़ेद रंग की होती है। तो जो सफ़ेद गूदा गरी या गिरी होती है उसको हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि एक कच्चे नारियल का पानी जो होगा वो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, और इसके आसपास का जो सफ़ेद गूदा या गिरी होती है वो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है।